वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उसने उससे दूर हो जाना दूर दूर होकर भागना चाहा, पर गुरु ने उसकी कमर को पकड़ उसे अपने करीब खींचकर खुद से सटा लिया। उसने अन्वी को बहुत ही नरमी से कहा, बीवी मुझसे बचकर कहीं नहीं जा पाओगी, हर जगह तुम अपने पास मुझे पाओगी। अन्वी ने अब गुरु की बात सुन हिम्मत कर उसे टोकते हुए कहा, यह ठीक नहीं है, हम किसी और के घर पर है। गुरु अन्वी की बात सुन धीरे से मुस्कुराया और उसने व्यंग भरे अंदाज में कहा, कहे तो ऐसे रही हो जैसे हम अपने घर में होते तो तुम मुझे प्यार करने देती। अन्वी ने उसकी बात सुन अपनी आंखें बंद कर ली। गुरु उसे इस तरह से देख और उसने उसके कान को अपने होंठों से छुआ ही था कि तभी डोर पर किसी ने नॉक किया तो अन्वी जल्दी से उसे धक्का देते हुए दूर हट गई। गुरु ने थोड़ा नाक खोते हुए अन्वी को देखा और फिर जाकर डोर ओपन किया तो छोटे था। गुरु ने उसे गाली देते हुए कहा, क्या बे तू गलत टाइम पर ही क्यों आता है? तो छोटे ने कहा, जाने का टाइम हो गया है, जल्दी 5 मिनट में बाहर आ। और छोटे अपनी बात कहकर चला गया तो गुरु एक बार फिर अन्वी की तरफ आया और उसने अपनी पॉकेट से फोन निकालकर अन्वी को देते हुए कहा, इसे अपने पास रखो। अन्वी ने गुरु के हाथों से फोन ले लिया और फिर एक बार फिर नीचे देखने लगी तो गुरु नहीं आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, बस रोने के सिवाय कुछ नहीं आता तुम्हें। अन्वी उसकी कही बात का मतलब नहीं समझी और उसने देखने लगी, पर समय न होने पर गुरु ने उससे कुछ नहीं कहा और वहां से जाने लगा। तो अन्वी ने उसे रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हैं आप? गुरु ने बाहर निकलते हुए कहा, काम से जा रहा हूँ, आता हूँ। वो वहां से निकल गया। अन्वी भी अब उसके पीछे पीछे बाहर आई तो वहां सब लोग जमा हो चुके थे, बस कंचन एक जगह खड़ी हुई थी। इधर गुरु ने कार में बैठते ही कहा, ऐसा क्या जरूरी था जो हमारे आज ही चलना है? तो रघु ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, गुरु किसी ने मोहिनी को मार दिया। गुरु ने कार स्टार्ट ठीक की थी पर रुकी हुई बात सुन उसने एक झटके के साथ कार रोकते हुए पूछा, क्या बोल रहा है? तो इस बार शिवा ने कहा, सही बोल रहा है, तभी तुझसे बात करनी थी। मुझे देख गुरु, अन्वी अब जब तेरी दुनिया में आई है तो तुझे इस भाईजान की दुनिया से दूर होना पड़ेगा और उससे दूर होने के लिए तुझे भाईजान के साथ अपनी दुश्मनी खत्म करनी पड़ेगी। मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा कि तू अब कोई भी गलत काम करे, खत्म कर सब बस सब और अन्वी को यहाँ से लेकर चला जा। गुरु ने उसकी बात सुन एक बार फिर कार स्टार्ट की और फिर सामने देखते हुए कहा, जब मुझे सहारे की जरूरत थी तो आप बने ना मेरा सहारा, तो बस मैं आपको कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? और अभी तो कंचन का भी हिसाब करना है, उस भाईजान से उसका चेहरा देख दिल दुखता है भाई, इसलिए जब तक उस भाईजान को तबाह ना कर दो कोई काम बंद नहीं होगा। उसके बाद सुन शिवा ने जल्दी से कहा, ठीक है तो बता दी अन्वी को अपना सारा सच, अपना सारा काम, अपना असली चेहरा सब जानने के बाद अगर वो मानेगी तो हमारे साथ काम करेगा, वरना नहीं, क्योंकि मैं एक कंचन देखकर ही मर चुका हूँ, अब दूसरी नहीं देख पाऊंगा। मेरी हर गलती की सजा मेरी गुड़िया ने भुगती है और अगर तू लाइन पर नहीं आया तो मुझे डर है कहीं अन्वी के साथ शिवा अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले। गुरु ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, नहीं भाई, कहा ना जो आपने सहा मैं नहीं सहूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा अन्वी को। शिवा ने उसकी बात सुन अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं गुरु तुम मुझे नहीं समझ रहा। तो गुरु ने कहा, समझना भी नहीं है और वैसे भी उस भाईजान से मुझे मेरा पुराना हिसाब किताब खत्म करना है, तो मैं डर कर पीछे नहीं हटने वाला और अब मैं इस बात का कोई बहस नहीं। शिवा ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, चल ठीक, मैं अब नहीं कुछ नहीं कहूंगा। ऐसा कर गाड़ी बावड़ी की तरफ मोड़ दे। सब लोगों के जाने के बाद अन्वी की नजर जब कंचन पर पड़ी जो कि दरवाजा बंद कर रही थी। कंचन ने अन्वी की तरफ मुड़ते हुए कहा, भाभी। तो अन्वी ने उसकी आवाज से सुन उसे कहा, हाँ। कंचन धीरे धीरे उसके पास चलकर आई, तभी अन्वी ने भी आगे बढ़कर उसको थाम लिया। कंचन ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, चलिए भाभी हम दोनों मेरे कमरे में चलते हैं, वहीं बैठकर बातें करते हैं। अन्वी ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ चलो। कंचन अपने हाथों को फैलाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ी तो अन्वी ने भी उसके पीछे पीछे चलती हुई देख रही थी कि किस तरह कंचन खुद अपने कामों को बिना किसी की मदद के आसानी से कर रही थी। और ऐसा करते हुए एक पल के लिए भी उसके चेहरे पर परेशानी के भाव नहीं आए थे, बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार थी। वे दोनों कंचन के कमरे में आए तो कंचन ने बेड पर बैठते हुए कहा, भाभी आइए ना, पास बैठे, बहुत सारी बातें करनी है आपसे। और हाँ, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कहना। वैसे रघु भाई ने बताया था कि आप और गुरु भाई खाना खा कर आए हैं। अन्वी ने जैसे उसकी बातें सुन बस हाँ कहा और कंचन के पास बैठ गई। तो कंचन ने हंसते हुए पूछा, लगता है मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। उसकी बात सुन अन्वी ने जल्दी से अपना से हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, वो तो मैं ही कम बोलती हूँ। उसकी आवाज सुन कंचन ने कहा, अच्छा पर मेरे साथ तो आपको ज्यादा बोलना पड़ेगा। अन्वी उसकी बातें सुन मुस्कुराई और उसने कंचन से पूछा, आप यहाँ अकेली रहती है? कंचन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पर मेरे भाई है ना, तो मुझे कोई डर नहीं। अन्वी उसे खुद देखने लगी कि तभी कंचन ने पूछा, आप भाई से नाराज हो ना? अन्वी ने अपना चेहरा उठा उसकी तरफ एक बार फिर देखा तो कंचन ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा, आप गुरु भाई से नाराज रहते हो ना, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। अन्वी उसकी बात सुन चुप रही तो कंचन ने फिर से पूछा, आपसे एक बात कहूँ? हाँ। अन्वी की बात सुन कंचन ने अपना हाथ बढ़ा उसके हाथ को ढूंढ कर पकड़ते हुए कहा, आप भाई का साथ कभी मत छोड़ना। आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकती अभी, पर इतना बता दूं कि गुरु भाई जो दिखते हैं वे नहीं है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए एक बार अपने दिल में उन्हें थोड़ी सी जगह देकर देखे।
उनके प्यार को समझे। अगर आप उनके बाद भी उन्हें नहीं अपना पाई तो मैं खुद गुरु भाई से आपको आज़ाद कराऊंगी। उसकी बात सुन अन्वी अब भी खामोश रही, पर उसकी आंखों में नमी बनाई और कुछ देर बाद उसने अपने भरे गले से पूछा, तो आप जानती है कि किस तरह से उन्होंने मुझसे शादी की? कंचन ने अपना सिर हिला दिया तो बनवीन से रहा नहीं गया और वह जल्दी से कंचन के गले लग रोने लगी। कंचन को ने उसे संभालना चाहा, पर वह बहुत रो रही थी। उसने रोते हुए कंचन से कहा, क्या करूं मैं, आप ही बताइए, मेरी मर्जी नहीं थी इस शादी में। कंचन ने उसे संभालते हुए कहा, मैं ये नहीं कहूंगी भाभी कि जो आपके साथ हुआ वैसा ही हुआ, पर एक बात कहूँ आपसे, आप जरा अपने आंसू पहुंच बाहर निकल आसपास के लोगों पर ध्यान दे, तब शायद आपको समझ आएगा कि आप कितनी भाग्यशाली है। आपको कुछ नहीं करना, बस सब समय पर छोड़ दीजिए, फिर खुदा आपके सभी सवालों के जवाब देगा कि क्यों किस्मत ने आपके साथ इस जबरदस्ती की शादी में बांध दिया। अन्वी उसकी बात सुन चुप हो गई तो कंचन बोली, इन आंसू को खुद से दूर करो और बस एक बार भाई को अपने पति के रूप में देखो, क्या पता आपको कुछ अलग दी जाए, कुछ सवालों के जवाब मिल जाए। अन्वी अब अपने भरी हुई आंखों से उसे देखने लगी। कंचन मुस्कुराते बोली, आपको भाई के नाकाम से परेशानी है ना, क्या पता आप कोशिश करें तो वे सब कुछ छोड़ आपके साथ एक नई शुरुआत करने का मन बना ले। जानती हूँ कि मेरी बातें शायद आपको अच्छी ना लगे, थोड़ी खुदगर्ज हो रही हूँ अपने भाई के लिए, पर मैं उनको सिवा भाई की तरह नहीं देख सकती। अन्वी ने उसकी बातें सुन अब से सकना बंद करते हुए कहा, कंचन मुझे जानना है कि क्यों है तुम्हारे भाई ऐसे, क्यों वो गुंडागर्दी करते हैं, क्या वे किसी आम आदमी की तरह नहीं रह सकते? उसकी बात सुन कंचन के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब होने लगी। इधर गुरु और शिवा बाड़ी पहुंच चुके थे। शिवा ने अंदर पहुंचकर वहां बैठी एक लगभग 60 साल की औरत को देखते हुए कहा, क्यों अम्मा, क्या झोल कर रही है, ये मोहिनी को क्या हुआ? अम्मा ने उसके बाद कुछ कहना चाहा, पर गुरु को अंदर आते देख वे डर कर चुप होकर बैठ गई। तो शिवा ने एक बार फिर पूछा, बता चुप क्यों हो गई? तभी गुरु ने उसे देखते हुए कहा, ये मोटी ऐसा नहीं बोलेगी भाई, मेरे सामने इसकी बोलती बंद हो जाती है। शिवा गुरु की बात सुन मुस्कुरा और फिर उसने अम्मा को देखते हुए कहा, तू आजकल बहुत भाव खा रही है, इसलिए तो यहाँ आना पड़ा। और मुझे भाईजान के बारे में बता, कहाँ है वे इस समय? अम्मा अभी भी धीरे धीरे अपना पान चबा रही थी। उनको इस तरह से देख गुरु ने गुस्से में आगे बढ़ उनके मुंह को पकड़ लिया और दबाते हुए पूछा, बता रही है या तेरा गला दबाकर आज किस्सा ही खत्म कर दूं? अम्मा मुंह में पान भरे चिल्लाने लगी, पर उसकी आवाज मुंह में ही घुट गई थी। तभी शिवा ने अम्मा को गुरु को छुड़वाते हुए कहा, देखो अम्मा, बता दो, अगर नहीं बता रही तो बोल देना भाईजान को कि अब हम उसके लिए काम नहीं करेंगे। गुरु शिवा की बात सुन हैरानी से उसे देखने लगा, तो शिवा ने उसी आंखों में इशारा कर चुप रहने को कहा। तभी अम्मा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, देख शिवा, मुझे कुछ नहीं पता। और रहा मोहिनी का सवाल, तो ये बाड़ी से भागने की कोशिश कर रही थी, जिसका पता लगते ही भाईजान ने उसे कब मार डाला किसी को नहीं पता। और रहा काम करने का सवाल, तो तुम दोनों खुद बात कर लेना। गुरु उसकी बात सुन गुस्से से वहां से निकल गया। वहीं शिवा ने बेबेक नजर वहां उस कमरे में मारी और फिर जल्दी से गुरु के पीछे पीछे और उसने गुरु का आवाज देते हुए कहा, रुक जाए यार, बात सुनना। गुरु ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, नहीं सुन रहा, हर बार आपकी वजह से शांत हो जाता हूँ, वरना आज मैं उस मोटी भैंस का मुंह खुलवा कर ही दम लेता। शिवा ने अब जल्दी से गुरु को पकड़ते हुए कहा, चल। तो गुरु ने हैरानी से पूछा, कहाँ? तो शिवा ने उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, जहाँ तू जाना चाहता था। इस पर गुरु ने जल्दी से कहा, अभी तो शिवा ने कहा, हाँ अन्वी कुछ दिन और कंचन के साथ रह लेगी, उसे कॉल करके बता दे। गुरु ये सुन चलते चलते रुक गया, तो शिवा ने उसे वापस खींचते हुए कहा, गुरु ये बहुत जरूरी है इस हम सब के लिए। वहीं दूसरी तरफ कंचन और अन्वी खामोश बैठे हुए थे कि तभी कंचन ने कहा, ज्यादा नहीं जानते मैं भाई को पिछली जिंदगी के बारे में, पर जितना भी जानती हूँ आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि ये जानना आपका हक है। आपको नफरत है ना भाई से कि वे मुंबई के एक टपोरी से गुंडे हैं, जो पर वे हमेशा से ऐसे नहीं थे। वैसे भी वो कोई गुंडा जन्म से गुंडा नहीं होता, या तो लोग या फिर हालात इंसान को बुरा बनने पर मजबूर करते हैं। ऐसा ही कुछ गुरु भाई के साथ भी हुआ। वे तो इस मुंबई शहर के नहीं थे, वे हरियाणा से, हरियाणा के असली जाट। आज से 10 साल पहले की बात करें तो वे हरियाणा स्टेट के उभरता सितारा थे। उन्होंने इस साल हरियाणा स्टेट में रेसलिंग में गोल्ड जीता था और उसके बाद उनका सपना था कि वे ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड लेकर आए, पर जरूरी नहीं हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो। उनके हरियाणा स्टेट में गोल्ड जीतने के 4 दिन बाद ही किसी ने उनकी पूरी फैमिली को मार दिया। कि वैसे क्यों मारा ये मैं नहीं जानती, और ना ही ये जानती हूँ कि वे हरियाणा से मुंबई कैसे आए। बस इतना पता है कि एक 19 साल का लड़का ना जाने किससे भागते हुए इस मुंबई शहर में आया। उसके सारे सपने उसके माँ बाप और उसके परिवार के साथ ही खत्म हो गए और आज बस वे एक गुंडा बनकर रह गया। कंचन अपनी बात कहने के बाद चुप हो गई। वहीं अन्वी जो उसकी बातें सुनकर पूरी तरह से हैरान थे, उसे कभी नहीं लगा था गुरु को देखकर कि वे हरियाणा से हो सकता है। शायद कंचन सही कहती है, जो वे दिखता है वैसा वे है नहीं। अन्वी ने अब अपना मुंह खोल धीरे से कंचन से पूछा, क्या उसकी फैमिली में कोई नहीं बचा? कंचन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, जहाँ तक मुझे पता है कोई भी नहीं है अब हरियाणा में उनका, यहाँ तक कि वे तो कभी हरियाणा का ना जिक्र
जिक्र भी नहीं करते ये सब मुझे उनके बारे में रघु भाई से पता चला था। अनवी ने कंचन को देखते हुए पूछा, तो क्या वे अपना सपना ही भूल गए? कंचन ने मुस्कुराते हुए कहा, वे सपना तो हरियाणा में ही टूट गया था भाभी, वे तो आपके बारे में बात भी नहीं करते और आप भी उनसे कभी मत पूछना। मैंने ये बात आपको बताई बस इसलिए कि आपको भी पता हो वे हमेशा से बुरे नहीं थे, ना अभी बुरे हैं। हाँ बस हाँ, थोड़े जिद्दी और गुस्सैले। अनवी ने यह बस आप बात सुन जल्दी से कहा, जानती हूँ जिद तो ही थी तभी तो मुझ अनजान लड़की से बिना सोचे समझे शादी कर ली। कंचन उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और उसने सामने देखते हुए कहा, जिद नहीं, पहली नजर में आपको देखकर उन्हें आपसे उनकी आखिरी मोहब्बत हो गई। ऐसा नहीं भाई कहते हैं। कंचन ये देख कहते हुए हंसने लगी और अब उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। वहीं अनवी वो तो बस अब गुरु के बारे में सोचने लगी। वे सोचने लगी क्या जो भी कंचन ने गुरु के बारे में कहा था वे सब सच है, और अगर ये सब सच है तो उसका नाम क्या है, क्योंकि वे अब समझ चुकी थी कि गुरु का नाम असलियत में गुरु तो नहीं है। अनवी ये सब कुछ सोचते हुए जल्दी से उठी और उसने बाथरूम का डोर नॉक करते हुए पूछा, कंचन आपके भाई का नाम क्या है? तो अंदर से कंचन की आवाज आई, अरे मेरी भाभी अब क्या सब कुछ मुझसे ही पूछेगी? अपने पति देव का नाम आप खुद उनसे ही पूछ लेना। वैसे सच कहूँ तो आप दुनिया की पहली ऐसी बीवी होगी जो शादी के बाद भी अपने पति का नाम नहीं जानती। अनवी उसकी बात सुन मन मारकर वापस आ कर बेड पर बैठ गई। वहीं इधर गुरु सिवा से दूर अपनी कार से टिक कर खड़ा सिगरेट के कस लेते हुए बस अनवी के ख्याल में घूमता। उसके लिए ये बहुत मुश्किल था कि वे अनवी से एक दिन की भी दूरी बर्दाश्त करे, और यहाँ तो उसे भी नहीं पता था कि उसे कितना वक्त लगने वाला था लौटने में, पर जाना तो था ही। अगर उसे भाईजान के बारे में कुछ जानना था तो उसका दुबई जाना बहुत जरूरी था। इधर सिवा भी दूर खड़ा गुरु की हालत समझ रहा था, पर वे कुछ भी उसके बस में नहीं था। वह तो चाहता था कि गुरु सब छोड़ यहाँ से चला जाए, भूल जाए सब कुछ, पर गुरु को कुछ भी नहीं भूलना चाहता था। गुरु अपनी सोच में गुम था कि तभी वहां रघु और छोटे एक आदमी के साथ गुरु के पास आए तो और रघु ने गुरु से कहा, अपना वादा पूरा किया हमने और ले आए इसे, यही था जिसने तेरे घर में जाने की हिम्मत की और भाभी को डराया। आवाज सुन गुरु ने अपना चेहरा उठा, अपने सामने खड़े रघु और छोटे के बीच खड़े आदमी को देखा तो रघु ने गुस्से में गुरु से कहा, ये ऐसे नहीं मानेगा गुरु, इसने हिम्मत की भाभी के पास जाने, ये निकाल बंदूक और आज इसका किस्सा ही खत्म कर। तभी उस आदमी ने डरते हुए कहा, नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था, आगे से कभी अनवी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। गुरु ने उस आदमी को देख रघु और छोटे को उसके पास से हटने का इशारा क्या करते हुए कहा, तू फिक्र मत कर, आज के बाद तू कभी नहीं बहकेगा। उस आदमी ने गुरु की बात सुन जल्दी से भागकर गुरु के पैरों को पकड़ लिया और उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं भाई बस आखिरी मौका दे दो, मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगा। वो आदमी अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले गुरु ने गुस्से में उसे लात मारकर खुद से दूर गिरा दिया। गुरु के सामने इस समय जमीन पर धूल पड़ा हुआ था। उसे गुस्से में देखकर गुरु ने उसके पेट में एक जोरदार लात मारते हुए कहा, निकल यहाँ से वरना तू बचेगा नहीं। मेरे हाथों से ध्रुव हैरानी से गुरु को देखने लगा। वहीं रघु और छोटे का भी यही हाल था, पर उनसे थोड़ा दूर खड़ा सिवा गुरु को ऐसा करते देख मुस्कुराने लगा। इधर गुरु ने ध्रुव को देख एक बार फिर चिल्लाते हुए कहा, चल भाग। ध्रुव अब जल्दी से उठकर वहां से भागा। गुरु को मारते हुए कहा, पागल है क्या, क्यों जाने दिया उसे? तो गुरु ने रघु के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम दोनों चूजे हो, अभी क्या लगा? ये आया था मेरे घर में अनवी के पास। छोड़ रघु गुरु को नासमझी से देखने लगे तो गुरु ने कहा, ये झूठ बोल रहा था, ये नहीं आया था अनवी के पास, पर जानता है कि ये असली गुनाहगार कौन है तो इस पर नजर रखो। और गुरु ने अपनी बात कही ही थी कि तभी शिवा ने आकर उसे साइड से अपने गले लगाते हुए कहा, ये तो चूजे है, पर आज मैं खुश हूँ मेरे भाई कि तू अब अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बखूबी सीख गया है। गुरु उसके गले लग गया और उसने खुश होते हुए कहा, आप सिखाए और मैं ना सीखूं, ऐसा कैसे हो सकता है क्या? उसकी बातें सुन अब छोटे ने अपना सिर छू जाते हुए कहा, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शिवा ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा, तू छोड़, मैं समझाऊंगा, पर फिलहाल के लिए जरा इंतजाम कर दे, भी 5 घंटे है दुबई जाने में, इतनी देर में तो उतर भी जाएगी। छोटू उसकी बात सुन मुस्कुरा और अपना सिर हिलाते हुए वहां से चला गया। वहीं गुरु वे तो नाम सुनकर भी जैसे जड़ होगा, उसने जल्दी से एक और सिगरेट निकाली और दूर जाकर उसे जलाते हुए फिर से कस लेते हुए धुआं छोड़ने लगा। दुबई का नाम सुनकर ही उसे बेचैनी महसूस होने लगी थी। तभी शिवा ने उसे बुलाते हुए कहा, आजा, क्या वहां अकेला खड़ा है? वहीं दूसरी तरफ कंचन और अनवी बेड पर लेटे हुए बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद कंचन सो चुकी थी, पर अनवी उसकी आंखों से नींद जैसे गायब थी। उसके दिल और दिमाग पर इस वक्त बस गुरु छाया हुआ था। यहाँ तक वो अपने साथ हुए हादसों को भी भूल बस गुरु के बारे में सोच रही थी। उसे अब जानना था कि क्या हुआ था गुरु की फैमिली के साथ, वह यहाँ कैसे आया और ऐसा क्यों बन गया। वे अपनी सोच में गुम थी कि तभी उसके पास साइड में रखा फोन घनघनाने लगा। अनवी आवाज सुन जल्दी से उठकर बैठ गई और उसने फोन साइलेंट पर कर देखा तो स्क्रीन पर गुरु नाम फ्लैश हो रहा था। उसका नाम देख रही अनवी का दिल अब जोर से धड़कने लगा था। वे फोन अपने हाथ में लिया कभी कंचन को तभी फोन को देखने लगी। तभी फोन कट गया। अनवी ने ये देख गहरी सांस ली और फोन रखने को हुई थी कि तभी एक बार फिर गुरु का कॉल आने लगा। अनवी ने गुरु को कुछ देर बाद उसका कॉल पिक करते हुए धीरे से कहा, हेलो। तो गुरु ने गुस्से में गरजते हुए कहा, फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? अनवी ने उसकी तेज आवाज सुन कहा, सो गई थी। गुरु उसकी बात में मुस्कुराया और उसने तेज गरजते हुए कहा, हाँ सही है ना, आज मैं नहीं हूँ तो तुम्हें नींद तो आनी ही थी। वे भी सुकून भरी। अनवी उसकी बात सुन चुप नहीं तो गुरु ने थोड़ा भड़कते हुए कहा, क्या हुआ, बोलो ना, खुश हो ना आज बहुत। अनवी ने उसकी बात सुनकर कहा, आपने फोन क्यों किया है? गुरु ने उसकी बात सुन चिढ़ते हुए कहा, फोन क्यों किया से क्या मतलब? अब आदमी अपनी बीवी को फोन क्यों करता है? सीधा है कि वे अपनी इतना बीवी भी अपने इतना
अन्वी उसकी इस तरह चिल्लाने पर थोड़ा डर गई। उसने कंचन को देखते हुए कहा, वो कंचन सो रही है पास में। तो गुरु ने उसकी बात सुन उससे कहा, हाँ तो मुझे बात करनी है तुमसे, दूर जाओ उससे। वह उसकी बात सुन अब उठी, उस रूम में खिड़की के पास आकर खड़ी हुई थी कि एक बार फिर गुरु ने उससे कहा, बात करो ना, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। अन्वी गुरु की आवाज़ में आए बदलाव को सुन समझ गई थी कि उसने ड्रिंक कर ली है, इसलिए अन्वी ने ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए कहा, कहिए। तो गुरु ने कहा, आई लव यू। ये सुन अन्वी का दिल एक पल के लिए रुक गया। वह पहली बार था जब गुरु ने उससे इस तरह कुछ कहा था। अन्वी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि वह अब क्या बोले, कुछ ना समझते। आता देख उसने जल्दी से कॉल एंड कर दिया। तभी एक बार फिर गुरु का कॉल आने लगा। अन्वी की आंखों में पता नहीं क्यों पर आंसू भर आए। उसके हाथ कांपने लगे और उसने इसी तरह अपने कांपते हाथों से फोन लोग कॉल पिक किया। तो उधर से गुरु ने पूछा, क्या हुआ, फोन क्यों काटा? अन्वी ने अपने आंसू को साफ करते हुए कहा, वो गलती से कट गया था। गुरु ने अपनी कार में बैठते हुए कहा, अच्छा है, ठीक है। अन्वी ने अब धीरे से पूछा, आप कहाँ हैं? तो गुरु ने कहा, फिलहाल तो मैं तुमसे दूर हूँ। अन्वी ने उसकी बात सुन अब उस पर थोड़ा गुस्सा करते हुए पूछा, आपने ड्रिंक क्यों की? गुरु ने ये सुन सीधे बैठते हुए कहा, पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? अन्वी अब चुप हो गई। तो गुरु ने उसे टोकते हुए कहा, क्या हुआ, अब चुप क्यों हो गए और ना मेरे सवाल का जवाब दिया? अन्वी ने उसकी बात सुन उससे पूछा, किस सवाल का जवाब? गुरु ने मुस्कुराते हुए, मेरे आई लव यू का। पता नहीं क्यों पर अन्वी को गुस्सा आ गया और उसने उसकी बात सुन उस पर तंज कसते हुए कहा, प्यार इंसान करते हैं तो आपका मैं तो आपका खिलाना हूँ, जैसे आप चाहे जैसे चाहे जी भरकर खिल चला सकते हैं। गुरु ने उसकी बात सुन अब गंभीर होते हुए पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो? तो अन्वी ने कहा, सही तो कह रही हूँ, खिलौना ही तो हूँ आपका। अभी मुझ पर दिल आया है तो बाकी सभी अपने खिलौने भूलो। आप मुझसे अपना दिल बहलाना चाहते हैं और जब मुझसे मन भर जाएगा तो चुप, एकदम चुप, वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। गुरु ने उधर से चिल्लाते हुए कहा। गुरु ने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत करने के बाद अन्वी से कहा, खिलाना क्या होता है? खिलौना जानते भी हो या बस फालतू बक रही हो? खिलौना कैसे बोला तुमने? तो तुम बताओ, क्या मन बहला है? मैंने तुमसे अभी हम दोनों पति पत्नी हैं पर कभी अपने पति होने का हक मांगा? हमारी शादी को 1 महीना होगा, क्या इस बीच में मैंने अपनी हद पार की? तो अन्वी ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, हाँ तो ऐसा तो नहीं है, आपने मुझे छुआ ना हो, आप ही है जिसने पहले मुझे बिना मर्जी के मेरा हाथ पकड़कर शादी की, बिना मेरी मर्जी के मुझे किस किया और फिर उससे ज्यादा भी करता तो तुम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हक है मुझे। गुरु ने भी चिल्लाते हुए कहा। उसका नशा इस सबसे जैसे हवा हो गया था। गुरु ने अपनी एक बार फिर अपनी आंखें बंद की और उन्हें खोल कर दे बोला, नहीं किया मैंने कुछ भी, क्योंकि मैं तुम्हारा प्यार चाहता हूँ, ना कि जबरदस्ती तुम्हें पाकर अपनी हवस मिटाना चाहता हूँ। अन्वी उसकी बात सुन खामोश हो गई पर फिर उसने सिसकते हुए कहा, आप किस तरह से बात कर रहे हैं? तो गुरु ने कहा, और तुम क्या कह रही हो? गुरु खुद को खिलौना बोल रही हो? मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है तुमने? बताओ तुम्हें कि खिलौना क्या होता है? पर छोड़ो, गलती मेरी है कि तुम्हें खुद से ज्यादा चाहा, अपनी औकात भूल गया कि हम जैसे कि मोहब्बत की कोई औकात नहीं होती। जा रहा हूँ मैं, पता नहीं कितने दिन लगे वापस आने में, तो तुम आ जाओ, चाहो तो अपने पापा के पास जाकर जहाँ जाना हो चली जाना, अच्छा मौका है तुम्हारे पास मुझसे पीछा छुड़ाने का। ये कहते हुए गुस्से में उसने फोन काट दिया। वहीं अन्वी वो तो उसकी बात सुन सो थी, वो फोन को देखती रही। क्या उसने कुछ गलत कहा? क्या उसने गुरु को नाराज कर दिया? इधर रघु ने शिवा से कहा, भाई ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? गुरु का हम कुंवारों को भी ख्याल कर ले, तब से लगा हुआ है, अब तो मुझे भी अपने लिए एक बीवी ढूंढनी पड़ेगी। तो शिवा ने उसके सिर पर चपत मारते हुए कहा, साले क्यों जल रहा है, बात करने देना, अभी आ जाएगा। तभी इतने में ही गुरु वहां गुस्से में आया और बिना कुछ कहे शराब की बोतल अपने मुंह से लगा ली। वे दोनों उसको देखने लगे। क्या क्या हुआ उसे वहीं रघु ने उससे पूछना चाहा पर शिवा ने उसे रोक दिया। तभी गुरु का भी फोन बजा। उसने आवाज सुन फोन चेक किया तो शराब की बोतल फेंक वहां से चला गया। रघु ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, अभी ये क्या था? तो शिवा ने हंसते हुए कहा, ये था शादीशुदा आदमी, समझा? तो छोटे हंसने लगा। इधर अन्वी को उसके जाने की बात सुनकर ही बेचैनी महसूस होने लगी थी कि वो कहाँ जा रहे। तो उसने रूम से बाहर निकलकर हॉल में आकर जल्दी से गुरु को कॉल बैक किया। गुरु ने भी कॉल पीकर गुस्सा करते हुए पूछा, अब क्या हुआ? तो अन्वी ने भी गुस्से में कहा, जब छोड़कर जाना था तो इतने दिन क्यों शादी कर मुझे अपने साथ रखा? गुरु ने खींचते हुए कहा, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ? तो अन्वी ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, अभी कहा आपने, क्यों मैं अपने पापा के घर जाऊं? आप शादी कर लाए ना मुझे, तो अब जब मन भर गया तो मुझे छोड़ने की बात कर रहे हैं। गुरु ने उसकी बात पर हैरान होते हुए कहा, क्या कह रही हो? पील में नहीं पर मुझे लगता है चढ़ तुम्हें गई है। अन्वी ने उसकी बात सुन कहा, कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं? तो गुरु ने कहा, बेहुदा क्या बेहुदा है? और हे भगवान, कितना गलत था मैं, कितना बोलती हो तुम, पागल कर दिया है मुझे। अन्वी ने ये सुन गुस्से में पूछा, क्या कहा? तो गुरु ने इस बात शरारत से कहा, यही कि मुझे तुमसे प्यार है। उसे सामान्य होता देख अन्वी शांत हो गई, यही कहीं खुश हो गई कि उसे इसकी बात सुन अच्छा लगा था। अन्वी ने भी अब अपना गुस्सा थोड़ा कम कर उसे धीरे से कहा, प्लीज वापस आ जाइए, मुझे अकेले में डर लग रहा है। ये सुन गुरु तुझे से सुन पड़ गया। उसने धीरे से पूछा, क्या कहा तुमने? तो उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए धीरे से कहा, वापस आ जाइए, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका। गुरु उसकी बात सुन अपने फोन को देखने लगा, कहीं उसने रोग नंबर तो डायल नहीं कर दिया, पर नहीं, नंबर सही था। उसने जल्दी से कहा, बीवी, पर अब अन्वी ने कॉल कट कर दिया था। सुबह के समय अन्वी की नींद पानी की मोटर चलने की आवाज से खुली। गई इस समय हॉल में सोफे पर सो रही थी तो गुरु का इंतजार करते करते ही सो गई थी, पर वो वापस नहीं आया। अन्वी उठी और उसने मन ही मन गुरु पर गुस्सा करते हुए कहा, आई लव
भी बहुत चाहता हूँ मेरी मोहब्बत हो तुम और ना जाने क्या क्या, पर मेरी एक छोटी सी बात भी नहीं मान सके। बड़े आए प्यार करने वाले। रात में अनवी ने जब सुना था कि गुरु कहीं जा रहा है तो अनवी ने जल्दी से उसको अपने पास आने को कह दिया, क्योंकि वह समझ गई थी कि जरूर वे फिर कोई ऐसा कोई काम करने जा रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। और इससे पहले कि जब वे पहले गया था तो वे वहां से घायल होकर लौटा था। ये अभी सब याद आते ही अनवी घबरा गई और उसने उसे वापस आने को कहा, पर वे आया नहीं। अनवी अपनी सोच में गुम थी कि तभी कंचन की आवाज सुनाई दी। भाभी आप उठ गई। उसकी आवाज सुन अनवी सहम गई। वे तो भूल गई थी कि इस समय वे कहाँ थी। पर उसने समझ नहीं आया कि कंचन को कैसे पता चला कि वे हॉल में सो रही थी। कंचन ने उसको चुप देखकर पूछा, क्या हुआ भाभी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? तो अनवी ने अब अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हाँ। कंचन ने उसकी आवाज सुन कहा, अच्छा आप नहा लीजिए, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। अनवी ने उसकी बात सुन अपना सिर हिला दिया, पर कुछ याद आते हुए कहा, कंचन मेरे पास कपड़े नहीं है। तो कंचन ने उसकी बात सुनकर कहा, कोई बात नहीं, आप मेरे कपड़े पहन लीजिए। अनवी ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं आपके कपड़े मुझे नहीं आएंगे। कंचन ने उसकी बात सुन हैरानी से पूछा, क्यों? असल में कंचन अनवी से काफी लंबी थी, 5 फुट 7 इंच की। वहीं अनवी लगभग 5 फुट 1 इंच के आसपास की थी। तो अनवी कंचन से हाइट में भी छोटी थी और उसकी हेल्थ भी कंचन जैसी नहीं थी। उसका पतला फिगर था, तो ऐसे में कंचन के कपड़े उसे आना पॉसिबल नहीं था। अपनी समस्या जब अनवी ने कंचन को बताई तो वो उसने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं भाभी, वो मेरी हाइट ही बहुत ज्यादा है, पर आप एक बार मेरी अलमारी में ढूंढ कर देखो, कुछ ना कुछ तो होगा जो आपको आ जाएगा। और जरा जल्दी कीजिए क्योंकि यहाँ पानी जल्दी चला जाता है। अनवी ने उसकी बात सुन हाँ में से हिला दिया और फिर जल्दी से कंचन के रूम में चली गई। 1 घंटे बाद अनवी नहा कर आई तो कंचन किचन में थी। अनवी ने कंचन का एक पुराना सूट पहन लिया था जो कि उसे ठीक ठाक आ रहा था। अनवी अब किचन में आई और उसने कंचन से चाकू लेते हुए कहा, आप बैठो, आज नाश्ता में बनाती हूँ। ये सुन कंचन ने कहा, अच्छा ये भी अच्छा है, चलो कम से कम कितने दिनों बाद कुछ टेस्टी खाऊंगी, वरना पता नहीं मैं क्या क्या बनाती रहती हूँ। अनवी उसकी बात सुन हल्का सा मुस्कुरा दी। कंचन की हालत देख उसे बुरा तो लग रहा था, पर वे उस पर लाचारी दिखाकर उसका मन खराब नहीं करना चाहती थी। उसे कंचन की बात अब कहीं जाकर समझ आई थी कि वे क्यों नहीं अनवी को भाग्यशाली कह रही थी। और सच भी था, अनवी अगर ध्यान दे तो उसे पता चलेगा कि उसके आसपास कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत दुखी है, जिनके आगे अनवी का दुख तो कुछ भी नहीं है। कुछ ही देर में अनवी ने नाश्ता बनाया और फिर हॉल में लाकर सोफे के सामने रखी सेंटर पर लगा दिया, क्योंकि उसे के घर में डाइनिंग टेबल दिखी ही नहीं थी। अनवी ने कंचन को आवाज दी तो कंचन अपने रूम से निकलकर धीरे से हॉल में आई। तो अनवी ने उसे सोफे पर बैठने को कह दिया। कंचन ने ये सच कहा था कि वो उसकी फिक्र नहीं बहुत फिक्र करने लगी थी। पता नहीं क्यों कंचन ने खुशबू लेते हुए कहा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है भाभी। ये सुन अनवी मुस्कुरा दी। दोनों ने कुछ देर में नाश्ता किया और उसके बाद बातें करने लगी, पर अब अनवी का मन बातों में नहीं बस गुरु की सोच में घूमता। उसे भले एहसास नहीं, शायद 7 जन्मों के लिए बंधे शादी के बंधन की वजह से, या फिर गुरु का उसके लिए प्यार, उसका इतना ख्याल रखना कि वे भी कम नहीं था। वैसे शादी के साथ फेरों में भी कितनी ताकत होती है जिसे ठीक से जानते नहीं है, पर शादी के बाद तो वो इंसान सबसे बढ़कर हो जाता है। और ऐसा भी कुछ अनवी के साथ ही हो रहा था। धीरे धीरे गुरु की तरफ बढ़ने लगी थी। पूरा दिन बीत गया पर अनवी का इंतजार खत्म नहीं हुआ और ना ही गुरु वापस आया। तभी कंचन ने उससे कहा, चलिए भाभी, यहाँ घर के पीछे एक छोटा सा गार्डन है, मैं आपको घुमा कर लाती हूँ। उसकी बात सुन अनवी होश में आई और उसने उसकी बात मानते हुए कहा, हाँ ठीक है चलो। अनवी ने कंचन को थाम लिया और दोनों बाहर गार्डन में आ गई। गार्डन में आकर अब अनवी को भी अच्छा महसूस हो रहा था। वे दोनों टहलकर बातें करने लगी थी कि तभी अचानक से अनवी की नजर वहां गार्डन से कुछ दूरी पर बने एक घर पर ठहर गई। उस घर के मेन डोर पर खड़े लड़के को देख अनवी अब थोड़ी हैरान हो गई। उसने आगे बढ़कर उसे ठीक से देखने की कोशिश की। तभी कंचन ने उससे पूछा, है ना अच्छा गार्डन भाभी, वे रघु भाई ने बनाया है। पर जब कंचन ने उसकी बात का जवाब नहीं मिला तो वे अपना हाथ फैलाते बोली, भाभी इधर आओ। उस लड़की को अब तक घूर रही थी जो कि किसी लड़की से बातें कर रहा था और देखने में वे लड़की प्रेग्नेंट लग रही थी। उसका पेट भी काफी उभर कर दिख रहा था। फिर कुछ देर बाद वो लड़का उस लड़की के होठ पर किस करते हुए मुड़ा तो अनवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे कोई और नहीं ध्रुव था। अनवी ध्रुव को देख धीरे से फुसफुसाई, ध्रुव सर। भाभी कंचन की आवाज सुन अनवी अब एक झटके से अपने होश में वापस आई। अनवी ने जल्दी से कंचन को पकड़ देते हुए कहा, कंचन आप यहाँ रुके, मैं बस अभी आई। तो कंचन ने उससे पूछा, अरे भाभी आप कहाँ जा रही है? भाभी कहीं मत जाना वरना भाई आप गुस्सा करेंगे। पर अनवी उसके एक ना सुनते हुए जल्दी से वहां से निकल ध्रुव के पास जाने हुई, पर तब तक अपनी कार में बैठकर निकल गया। अनवी ये देख जल्दी से अब उस लड़की की तरफ भागी और उसने उस लड़की को दरवाजा बंद करने पर रोकते हुए कहा, प्लीज रुकिए, मेरी बात सुनिए। तो उस लड़की ने भी दरवाजा खोलते हुए पूछा, आप कौन? अनवी ने सीधे उस लड़की से पूछा कि आप मुझे बता सकते हैं कि अभी जो आदमी यहाँ आपके घर से गया है वे कौन था? उस लड़की ने अपनी की बात सुनकर चिढ़ते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो, मेरे घर से निकल कर गया है तो मेरा घर वाला ही होगा ना। अनवी ने ये सुन एक बार फिर उस लड़की से पूछा, आप सच कह रही है ना? और क्या आप प्रेग्नेंट है? और वे बच्चा वो भी साथ में कहा है? अनवी घबराते हुए जाने क्या क्या बोले जा रही थी, उसे कुछ होश नहीं था। पर उसकी बातों का उस लड़की को बहुत बुरा लगा और उसने अनवी पर चिल्लाते हुए कहा, क्या बक रही हो, वो आदमी मेरे पति ध्रुव है और अब जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो बच्चा भी उन्हीं का होगा ना। वैसे कौन हो तुम और ये सब क्यों पूछ रहे हो? पर उस लड़की की बात सुन अनवी के होश उड़ गए। वे कुछ दूर हटी तो उसके कदम लड़खड़ा गए। उस लड़की ने अनवी को देखा तो उसे कोसते हुए कहा, कैसी पागल लड़की ये कहते उसने अनवी के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। वहीं अनवी को
वो अब धीरे धीरे पीछे हटकर वापस जाने लगी और अगले ही पल वहां से भागकर वापस कंचन के रूम में जाकर उसने खुद को रूम में लॉक कर लिया और डोर से धंस कर बैठ गई। अन्वी ने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की पर ना रोक सकी और अगले ही पल फपक कर रो पड़ी। उसने सुबह कर खुद से बातें करते हुए कहा, पापा वो धुरू सर सब झूठ था, सब झूठ था, कैसे कोई इतना गिरा हुआ हो सकता है। ये कहते हुए अन्वी अपने पापा को याद कर रोने लगी। वे धुरू की सच्चाई जानकर बहुत घबरा गई थी। घबराते हुए अब वे उठी और इधर उधर अपने फोन को ढूंढने लगी और जैसे उसकी नजर बेड पर पड़े फोन पर गई तो उसने अपने कांपते हाथों से फोन उठा लिया और बस रोते हुए जल्दी से गुरु को फोन मिला दिया, पर गुरु ने उसका फोन नहीं उठाया तो वो एक बार फिर रोने लगी। उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था। अपने फोन पर एक बार फिर हाथ में लेते हुए कहा, मुझे पापा को बताना होगा। ये कहते हुए उसने पापा का नंबर डाला ही था कि तभी गुरु का कॉल आने लगा। उसका फोन आते देख अन्वी ने जल्दी से कॉल पिक करते हुए कहा, आप क्यों नहीं आई, कहाँ हैं आप, मैंने कहा था ना कि मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। ये कहते हुए अन्वी रोने लगी। वहीं गुरु उसकी आवाज सुन परेशान हो गया और उसने जल्दी से अन्वी से पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो अन्वी ने उससे रोते हुए कहा, वो धुरू सर। गुरु ने अन्वी के मुंह से धुरू का नाम सुनते ही जल्दी से पूछा, धुरू क्या हुआ, साफ साफ को, और पहले तो रोना बंद करो, ये बताओ कंचन कहाँ है। अन्वी की आवाज सुन गुरु परेशान हो गया था। वहीं अन्वी ने उसे बताते हुए कहा, धुरू सर यहाँ आए थे, वो यहीं रहते हैं, उन्होंने धोखा दिया, पापा को धोखा दिया उन्होंने। अन्वी की बातें गुरु को ठीक से समझ नहीं आई थी, इसलिए उसने अन्वी से पूछा, पहले तो शांत हो जाओ और क्या बात है, आराम से बताओ। तो अन्वी ने कुछ न कहते हुए अब फोन काट दिया। अब फोन कट कर दिया और बस वहीं बैठ गई। उसका दिमाग एकदम सुन पड़ गया था। उसके पापा ने कितना भरोसा किया था उस पर ध्रुव, और वे क्या था ये आज अन्वी को पता चल गया था। अगर आज अन्वी की शादी उस ध्रुव से हो जाती तो वे क्या करती जब उसे शादी के बाद पता चलता कि ध्रुव की पहले से ही एक पत्नी थी। यहाँ तक कि अब तो कुछ दिनों में उसका बच्चा भी आने वाला था। सब सोच अन्वी एक बार फिर रोने लगी। कितना बुरा उसके साथ ही क्यों होना था। इधर कंचन भी घर में वापस आ गई। उसने डरते हुए कहा, पता नहीं भाभी कहाँ चली गई, क्या बोलूंगी मैं भाई को। तभी बाहर किसी का रुकने की आवाज आई और आवाज सुन कंचन अपनी जगह पर रुक गई। इधर रानी अब पिछली बातें सोचते हुए दुखी हो रही थी कि कैसे उसके पापा ने धुरू की माँ के कहने पर उस घटिया धुरू को सगाई के वक्त सोने की चेन, डायमंड और न जाने क्या क्या दिया था। और वे था कि 3 दिन जिंदगियों के साथ खेल रहा था। अन्वी अपनी सोच में गुम थी कि तभी उसे बाहर से गुरु की आवाज सुनाई दी, कंचन तुम्हारी भाभी कहाँ है। तो कंचन ने परेशान होते हुए कहा, भाई मुझे नहीं पता, वो मुझे गार्डन में छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। रूम में जब उन दोनों की आवाज सुन अन्वी ने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकल कर आई तो देखा गुरु उसके सामने खड़ा था। वहीं गुरु की भी अब नजर अन्वी पर पड़ी तो उसकी हालत देख उसे देखता रहेगा। तभी अन्वी धीरे से चलकर उसके पास है तो गुरु ने भी आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ते हुए कंचन से कहा, कंचन तुम्हारी भाभी मिल गई है। इसकी आदत है खामोश होकर एक कोना पकड़ने की, फालतू में तुम्हें भी परेशान कर दिया। तो कंचन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं भाई, भाभी ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। गुरु ने अन्वी को देखते हुए कहा, अच्छा चलो अच्छी बात है। सुनो कंचन, अब हम दोनों घर जा रहे हैं, तुम दरवाजा बंद कर लो। कंचन ने हाँ में सिर हिलाया। वहीं गुरु अन्वी को ले जाने लगा तो अन्वी ने धीरे से कहा, मेरा फोन रूम में ही है। गुरु ने उसकी बात सुन रुकते हुए कहा, तो जाओ लेकर आओ। अन्वी फोन लेकर आई तो गुरु बाहर कार से टिक कर खड़ा था। अन्वी आई तो उसने डोर ओपन कर उसे अंदर बिठाया और फिर दूसरी साइड जाकर खुद भी बैठ गया। कार में खामोशी थी। गुरु कार चलाते हुए सामने देख रहा था। वहीं अन्वी विंडो से बाहर झांक रही थी। अंधेरा हो चला था। गुरु ने उसे देखते हुए पूछा, फोन पर रो क्यों रही थी। अन्वी उसकी आवाज सुन होश में आई और उसने गुरु की तरफ देखते हुए पूछा, जी। गुरु ने एक बार फिर अन्वी को देखा और फिर सामने देखते हुए पूछा, फोन पर रो क्यों रही थी। अन्वी उसके बात सुन उसे देखने लगी तो गुरु ने कहा, बोलोगे भी। अन्वी ने अपना सर झुकाकर हलाते हुआ, वो धुरू सर बहुत बुरे हैं, उन्होंने धोखा दिया पापा को और धोखे से ही मुझसे शादी करना चाहते थे जबकि उनकी पहले से ही शादी हो चुकी थी। अन्वी अपनी बात कहते हुए शांत हुई तो गुरु ने अन्वी से कहा, तो इसमें रोने वाली क्या बात थी। अन्वी ने ये सुन उसकी तरफ देखा तो गुरु ने भी उसकी तरफ देखा और फिर सामने देखते हुए कहा, शादी हुई नहीं है तुम्हारी उससे, तो इतना गम मना रही हो या फिर ऐसा तो नहीं इसलिए रो रही हो कि उससे शादी नहीं हो पाई तुम्हारी और तुम्हारा ख्वाब टूट गया उसकी बीवी बनने का। गुरु की बात सुनकर अन्वी को बहुत बुरा लगा। इस वजह से उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने धीरे से कहा, हाँ गम मना रही हूँ, बहुत बुरा लग रहा है मुझे मेरे पापा के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत विश्वास किया था ध्रुव सर पर, और जब अब उनको पता चलेगा कि वो कितना दुखी होंगे वो, पर मैं पागल हूँ, ये सब आपसे क्यों कह रही हूँ, आपको क्या फर्क पड़ता है। अन्वी ने अब अपना चेहरा विंडो की तरफ मोड़ लिया। गुरु भी अब उसकी बात सुन चुप हो गया। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंच गए। अन्वी अंदर आई और रूम में गई तो गुरु भी उसके पीछे पीछे चला गया और उसने जल्दी से अन्वी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। अन्वी ने उसकी बात सुन उससे अपना हाथ छुड़ाना चाहा पर जब गुरु ने नहीं छोड़ा तो उसने रोते हुए कहा, अब क्यों माफी मांग रही है। माफी मांग रही है, सही कहा आपने, मैं मरी जा रही थी। ध्रुव सर से शादी करने को बहुत अच्छे लगते हैं मैं मुझे। गुरु ने ये सुन अन्वी को खींचकर अपने सामने खड़ा करते हुए कहा, ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम्हें, सिर्फ मैं अच्छा लग सकता हूँ, बाकी कोई नहीं। ये बात अच्छे से बिठा लो अपने दिमाग में और अब बस भी करो उस ध्रुव का नाम लेना। गुरु ध्रुव का नाम सुनकर ही चिढ़ रहा था, इसलिए वे चाहता था कि अन्वी अब उसके सामने उसके बारे में और अधिक बातें ना करे। उसने अन्वी को देखते हुए कहा, जाओ मुंह धोकर आओ। अन्वी उसकी बात मानकर चली गई तो गुरु ने अपने बाल में उंगलियां फेरते हुए कहा, गुरु कितनी बात करेगा, गलती प्यार से बात करेगा तभी तो मानेगी, और तू है कि बस उस पर गुस्से में बसता रहता है। अन्वी फ्रेश होकर बाहर आई तो उसने अपने कपड़े भी बदल लिए थे। गुरु ने एक नजर उसे देखा और फिर बाथरूम में चला गया। किचन में अन्वी रात का खाना बना रही थी कि तभी गुरु ने
दाल को देखते हुए कहा, यार दाल क्यों बनाई? अन्वी उसकी बात सुन उसे देखने लगी तो गुरु ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, अरे दाल तो बहुत अच्छी लगती होती है हमारे लिए। अन्वी उसकी बात सुन अब हंसने लगी तो गुरु ने भी उसे देख हल्का मुस्कुरा दिया। अन्वी की हंसी देख वो उसमें होश आ गया था। उसका बेदाग चेहरा जिस पर खिली हुई हंसी गुरु को बहुत लुभा रही थी। वहीं अन्वी ने उससे कहा, कुछ था नहीं बनाने को इसलिए यही बना दिया। अन्वी रोटियां सेक रही थी और गुरु बस उसे देख रहा था। अन्वी ने अपना काम खत्म कर लिया तो गुरु धीरे से अन्वी के करीब आया तो अन्वी ने उसकी तरफ देखा और उससे पूछा, क्या हुआ? पर गुरु वह तो इस समय बहुत बहक चुका था और उसे बस अन्वी के हिलते हुए होठ दिख रहे थे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तभी अन्वी के और करीब आया तो अन्वी ने एक बार फिर उससे पूछा कि क्या कर रहे हैं आप? गुरु ने अन्वी की बात का जवाब देने की बजाय झुककर उसके होठों पर अपने होठ रोक दिए। अन्वी उसके ऐसा करने से पीछे हटी पर गुरु ने उसकी कमर को पकड़ते हुए उसे अपने करीब खींच लिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए एक बार फिर अपने होठों को उसके होठों से जोड़ दिया। हल्के से उसके होठों को छूने के बाद गुरु ने अन्वी के दोनों गालों को बारी बारी से चूम लिया। वहीं अन्वी ने इस सब में अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। तभी गुरु ने अन्वी के होठों को अपनी उंगली से छूते हुए कहा, हर चीज से तुम्हारी हर बात से फर्क पड़ता है। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम उस धूर को याद करते हो। गुरु की बात सुनकर और कुछ हद तक उसे समझते हुए अन्वी ने कहा, मैंने उन्हें कभी नहीं चाहा और ना कभी उनकी पत्नी बनना चाहा था। सब कुछ अपने पापा के लिए कर रही थी, उनसे शादी भी। उसकी बात सुन गुरु ने उसके गाल को सहलाते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम उससे प्यार नहीं करती और ये भी पहले से जानता था कि ये भी ठीक आदमी नहीं है, पर अगर मैं ये बात तुम्हें बताता तो शायद तुम मुझ पर विश्वास ना करती। अन्वी उसकी बात सुन उसे देखने लगी। तभी उसने बात बदलते हुए कहा, खाना ठंडा हो जाएगा। गुरु उसकी बात सुन दूर हट गया। दोनों ने शांति से खाना खाया और अन्वी सारा काम खत्म कर रूम में वापस आई तो देखा गुरु बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। अन्वी चुपचाप से बेड पर जाकर लेट गई। कुछ देर बाद गुरु आया और उसके बगल में लेट गया। पर अन्वी को खुद से दूर लेटा देख उसने अन्वी को आवाज देते हुए कहा, पास आओ। तो अन्वी ने लेटे हुए पूछा, क्यों? तो गुरु ने चिढ़ते हुए कहा, क्यों? हम दोनों पति पत्नी हैं तो फिर भी इतनी दूरी क्यों? पास आओ अभी, वरना। अन्वी उसकी बात सुन अब जल्दी से उसके पास खिसक आई तो गुरु ने भी उसकी कमर को पकड़कर उसे अपने पास खींचते हुए कहा, क्या मुझ में कांटे लगे हैं जो दूर भागती हो? अन्वी ने ना में से हिलाते हुए कहा, नहीं, वह मुझे थोड़ा अजीब लगता है। गुरु ने उसकी बात सुन धीरे से पूछा, क्यों अजीब लगता है? आखिर पति हूँ तुम्हारा। अगर इसी तरह मुझसे दूर रहोगी तो कैसे चलेगा? पहल नहीं कर सकती तो कम से कम साथ तो दे सकती हो। गुरु ने अब अन्वी को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, कल दूर रहा हूँ तुमसे, कुछ तो ख्याल रखा करो। उसकी बात सुन अन्वी ने कहा, तो क्या मैंने कहा था आपसे दूर रहने को? आप खुद ही नहीं आए थे। गुरु अन्वी की बात सुन उसे देखने लगा तो अन्वी को एहसास हुआ कि उसने गुरु से क्या कह दिया है। अन्वी ने अब अपनी आंखें भींच ली। वहीं गुरु उसे देख मुस्कुराया और उसने धीरे से कहा, मेरी मजबूरी थी, वरना जरूर आता। ये सुन कहते हुए उसने अन्वी के कान को अपने होठों से छुआ तो अन्वी सिर उठी। उसे इस तरह से देख गुरु को अच्छा नहीं लगा तो उसे लगा कि शायद अन्वी को उसका छूना अच्छा ही नहीं लगा। पर उसने सब छोड़ अन्वी को एक बार फिर से छूते हुए उसके बालों को सहलाया और उसे अपने गले से लगा लिया। गुरु ने अन्वी को अपनी बाहों में लिए हुए कहा, बीबी तुमसे प्यार चाहिए मुझे, बस इतनी सी ख्वाहिश है। जानता हूँ कि मैंने जो किया वो गलत किया, पर सच कहूँ तो मुझ तुम्हें मैं जब पहली बार देखा तो तुम मुझे अच्छी लगी। मैं नहीं जानता था कि मोहब्बत क्या होती है, ना ही जानता हूँ कि कैसे की जाती है, पर जब से तुम्हें देखा है ना, बस तब से ये दिल धड़कने लगा है। अब मैं जीना चाहता हूँ पर तुम्हारे साथ अपनी दुनिया बसाना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ। गुरु ने महसूस किया कि अन्वी कोई हरकत नहीं कर रही, इसका मतलब कि वे सो चुके थे। गुरु ने उसे देख मुस्कुराया और उसने सोती हुई अन्वी को धीरे से कहा, ये क्या, अभी तो तुमसे बातें करना शुरू की थी और तुम इतनी जल्दी सो गई। गुरु ने अपनी बाहों में सोई हुई अन्वी के सिर को अपने होठों से चूम लिया और बस उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। सुबह के समय अन्वी की आंख खुली तो वह गुरु की बाहों में थी। गुरु खुद को उसकी बाहों में देखकर अन्वी हड़बड़ा कर उठ गई तो गुरु ने उसे पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ? अन्वी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। गुरु ने अन्वी को देखते हुए कहा, कुछ तो और तुम इतना हड़बड़ा क्यों जाती हो? ऐसा तो नहीं कि हम पहली बार साथ में सो रहे हैं। अन्वी ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ जानती हूँ, पर क्या करूँ, घबरा जाती हूँ। तो गुरु ने पूछा, क्यों? तो अन्वी ने कुछ कहना चाहा पर फिर गुरु ने ही उसे रोकते हुए कहा, अच्छा छोड़ो, धीरे धीरे ये झिझक, तुम्हारा डरना घबराना सब खत्म हो जाएगा। अन्वी ने उसकी बात सुन हाँ में सिर हिला दिया तो गुरु ने उससे चिढ़ते हुए कहा, ये ना गाय की तरह बस सिर ही हिलाती रहा करो, भगवान ने बोलने के लिए मुंह दिया है, उसका भी इस्तेमाल क्या करो। वहीं अन्वी गुरु को उसके गाय बुलाने पर चिढ़ गई और उसने गुरु को धक्का देते हुए कहा, गाय नहीं हूँ मैं, वह तो आप है जो इतना डराते हैं मुझे, वरना मेरे मुंह में भी जुबान है। गुरु उसकी बात सुन हंसने लगा और उसने अन्वी को छेड़ते हुए कहा, अच्छा मेरे लिए गाय ही हो। अन्वी उसकी बात सुन चिढ़ गई पर अब उसने उससे कुछ कहना ठीक नहीं समझा और बस उठकर वहां से चली गई। नहाकर पूजा करने के बाद अन्वी किचन में आई थी कि तभी गुरु ने आकर पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। अन्वी ने उसे दूर करना चाहा तो गुरु ने उसके गले पर किस करते हुए कहा, मैं दूर नहीं हटने वाला, इसलिए तुम्हारी सब कोशिशें बेकार है। अन्वी ने उसकी बात सुन धीरे से कहा, क्यों? आप बार बार जबरदस्ती करते हैं। इस पर गुरु ने कहा, तो तुम भी मेरे साथ सीधे मानती कहाँ हो?
अनवी ने कुछ नहीं कहा और गैस पर पानी चढ़ाकर चाय बनाने लगी। तभी अचानक से उसके हाथ ठिठक कर रह गए। गुरु ने अब उसके गले को अपनी नाक से सहलाते हुए चूमना शुरू कर दिया था। अनवी ने उसकी हरकत को महसूस कर धीरे से कहा, प्लीज मत कीजिए। तो गुरु ने उसे चुप करवाते हुए कहा, सच हेलो मत, मैं बस तुम्हारी खुशबू को अपने मन में बसाना चाहता हूँ। पर अनवी उसकी नजदीकी से कांप रही थी। उसके मन में गुरु के लिए भले ही पहले की तरह नफरत न थी, वो नफरत अब कहीं ना कहीं कम होने लगी थी, पर फिर भी उसमें झिझक बाकी थी। गुरु के हाथ अब अनवी के पेट को सहलाने लगे थे कि तभी उसका फोन बजने लगा। फोन के बजने से गुरु अनवी से दूर हो गया। उसने फोन देखा तो उसे इस वक्त छोटे का फोन आ रहा था। गुरु ने फोन कॉल लेते हुए छोटे से कहा, हाँ बोल। तो छोटे ने उधर से कहा, गुरु जल्दी कर आ भाईजान, आज बचकर निकल गया तो तुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। वह इस समय मुंबई आया हुआ है, उससे बात करके। गुरु अब जल्दी से अपने कपड़े बदल कर जाने को हुआ तो अनवी ने उसे रोकते हुए कहा, पहले मुझे बताकर जाइए कि कहाँ जा रहे हैं आप। तो गुरु ने अनवी से कहा, तुम्हारी सारी परेशानी खत्म करने जा रहा हूँ। अनवी ने हैरानी से गुरु को देखा तो गुरु ने उसे दूर करते हुए कहा, मैं बस 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ये कहते हुए वहां से चला गया तो अनवी दुखी हो गई। कहाँ उसने सोचा था कि वह गुरु को अब ऐसा वैसा कोई काम नहीं करने देगी, पर सब उल्टा हो रहा था। अनवी सोच में पड़ गई थी कि क्या वे कभी गुरु को बदल पाएगी, पर उसने भी ठान लिया था कि वे गुरु को बदल कर ही रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।